नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के बीच सड़क पर पेड़ गिरा, 50 साल की व्यक्ति की मौत हो गई। कैसे ये हादसा नहीं बल्कि सिस्टम प्रायोजित हत्या है, हम आपको दिखाएंगे। देश कल आजादी के 78 साल पूरे करेगा, लेकिन सवाल है कि सिस्टम के जानलेवा पेड़, सड़कों और गड्ढों से भारतीयों को आजादी कब मिलेगी, इसका विश्लेषण भी आपके लिए होगा। यूपी में 2027 की चुनावी लड़ाई बेजुबानों तक आ गई है। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच दूध श्राप वाली कैसी जुबानी भिड़ंत हुई है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट आफत का अगस्त काल। लेकिन शुरुआत दिल्ली में जानलेवा सिस्टम के दृश्यों के साथ। बाप बेटी दोनों थे। बेटी तकरीबन 2 घंटे तक तड़पती रही। कोई प्रशासन का कोई भी नहीं आया। अगर साथ के साथ आ जाते तो बच जाते दोनों। 100 साल पुराना था कम से कम। उसके पेड़ के नीचे सीवर लाइन है, इन्होंने गटर है, सारा पानी वहीं जाता है, सारा पानी उसी के अंदर जाता है। तो पेड़ कब तक खड़ा होता है? पुलिस तो आगे आ गया था, क्रेन बहुत देर से आया तो कैसे हिलाएगा? क्रेन आने की वजह से तो मौत हो गया हो। तो देख रहे हैं आप, ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहां आदमी की जान इतनी सस्ती है कि पेड़ से भी मौत आ जाती है। यह हादसा कालकाजी के हंसराज सेठी मार्ग पर हुआ। दिल्ली में सुबह से भारी बारिश हो रही थी, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। हंसराज सेठी मार्ग पर भी ट्रैफिक की रफ्तार धीमी थी। अचानक सड़क किनारे खड़ा भारी भरकम पेड़ भरभरा कर गिर गया। सीसीटीवी का वीडियो देखें तो 10 सेकंड में पेड़ जमीन पर आ गिरा। ट्रैफिक की वजह से सड़क पर भीड़ थी, पेड़ गिरा तो बाइक सवार इसकी चपेट में आ गए। बाद में बाइक सवार की मौत हो गई। एक कार भी पेड़ के नीचे दबी, लेकिन चालक सुरक्षित बच गया। सोचिए, ये उस भारत की राजधानी का हाल है जो देश दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह देश कल आजादी के 78 साल पूरा होने का जश्न मनाएगा, लेकिन 78 साल बाद भी हमें जानलेवा सरकारी सिस्टम से आजादी नहीं मिल सकी है। 78 सालों में हमें इतना विकास किया है हमने कि आदमी सड़क पर गिरते पेड़ के नीचे दबकर मर रहा है। वैसे यहाँ पेड़ को दोष देना तो बेकार है। पेड़ का कोई दोष नहीं और ना ही दोष पेड़ की कमजोर जड़ों का है, बल्कि इस हादसे के लिए दिल्ली का जानलेवा सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि इस जानलेवा सिस्टम की जड़ें इतनी कमजोर हैं कि कभी भी कहीं भी किसी की भी जान ले सकती है। तो दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए आप अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ों से पत्ते नहीं मौत गिरती है। वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली में यह सुविधा तब मिलती है जब साल 2024 में दिल्ली सरकार को मिले राजस्व के मुताबिक एक दिल्ली वासी औसतन 31,000 से ज्यादा रुपए बतौर टैक्स पे करता है। बदले में उसे क्या मिलता है? सड़क पर पेड़ से गिरती मौत। दावा वर्ल्ड क्लास सिटी का। दिल्ली का दृश्य इतना दहशत भरा, पता नहीं कब सिर पर पेड़ की शक्ल में मौत क्यों आकर गिर जाए। क्या कसूर था बाइक सवार सुधीर कुमार का? बस इतना कि 50 साल के सुधीर कुमार ने दिल्ली के सरकारी सिस्टम पर भरोसा किया था। दिल्ली सरकार और दिल्ली की देखरेख में जुटी एजेंसियों पर विश्वास किया था। ये विश्वास इसलिए था क्योंकि उन्होंने सरकार को टैक्स दिया था। बदले में अच्छी और सुरक्षित सड़क पर चलना उनका अधिकार था। यही सोचकर वो बारिश के बीच बाइक पर 22 साल की बेटी प्रिया के साथ जरूरी काम से निकले थे। उन्हें क्या पता था कि सरकारी सिस्टम की जड़ें इतनी खोखली हैं कि एक पेड़ उनकी जान ले लेगा। कालकाजी के हंसराज सेठी मार्ग पर बारिश के पानी से भरी सड़क पर चलते हुए पेड़ उनके ऊपर आ गिरा। पिता और बेटी पेड़ के नीचे दब गए। बाद में अस्पताल में सुधीर कुमार ने दम तोड़ दिया।
बेटी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। सिस्टम की आदत होती है वो हादसे के बाद तुरंत जागता है, यहाँ भी वैसा ही हुआ। सिस्टम प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, पेड़ की कटाई की गई, उसे सड़क से हटाया गया। ये जो पेड़ है वो गिरा तो उसकी चपेट में दो लोग जो बाइक सवार थे, पिता और बेटी बताए जा रहे हैं, वो इसके नीचे दब गए और कई घंटे तक मशक्कत करने के बाद उनको निकाला गया। अब सवाल यह है कि सुधीर की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सड़क पर कमजोर होकर गिरा पेड़ सुधीर कुमार की मौत का जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। हम बताते हैं कि ये मौत किसकी लापरवाही का नतीजा है। दिल्ली की सड़क पर हुई इस मौत की जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। दिल्ली की सड़क पर हुई इस मौत का जिम्मेदार दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग है। दिल्ली की सड़क पर हुई इस मौत का जिम्मेदार एमसीडी है। इस मौत का जिम्मेदार दिल्ली सरकार का बाढ़ नियंत्रण विभाग है। दिल्ली की सड़क पर हुई इस मौत का जिम्मेदार क्षेत्र का निगम पार्षद है। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर पीडब्ल्यूडी का कंट्रोल रूम है। पीडब्ल्यूडी अगर अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाता तो कंक्रीट की जमीन पर खड़े पेड़ को हादसे से पहले हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ जहाँ पर ये पेड़ है वहाँ पर सीवर है और ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने कई बार पेड़ों की जो काट छांट है इसको लेकर कई बार शिकायत की, दिल्ली सरकार के लोगों से भी बोला, ऐसे में उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों की माने तो पेड़ के नीचे से सीवर बहता है जो लगातार पेड़ की जड़ों को कमजोर कर रहा था। कई बार इसके बारे में शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन नहीं जागा, क्योंकि जागने के लिए तो उसे हादसे का इंतजार था। 2 घंटे से महिला फंसी हुई थी, तरफ रहा था कि मुझे बचा लो, प्रशासन कोई भी नहीं आ रहा था। जनता लोग क्या करता? अगर वो आधे घंटे में आ जाती ना तो दोनों आदमी बच जाते। हाँ, आधे घंटे में आते तो बच जाते जी। सड़क के पत्थर तोड़ के नीचे फोड़ दिया तो पेड़ को ऊंचा करना चाहा, पर वो आदमी की सो लगे रहे तब भी कुछ नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद दिल्ली वाले दहशत में हैं, क्योंकि आज सुधीर है, कल को किसी और के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, क्योंकि घर से काम के लिए हर दिन दिल्ली वालों को इन्हीं सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। अब इसे हादसा क्यों कहा जाए? इसे सिस्टम प्रायोजित हत्या क्यों ना कहा जाए? आप हमारी बात नोट कर लीजिएगा। हमने इस हादसे के लिए जितने भी लोगों को जिम्मेदार ठहराया है उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मामलों में हमारा सिस्टम एक सेट पैटर्न पर काम करता है। कैसे? एक बार फिर से आपको इसका रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा से जुड़ी खबरों पर अक्सर हम इस लापरवाह सिस्टम की पोल खोलते रहे हैं। तो इस मामले में अब क्या होगा? सड़क पर पेड़ गिरने से हुई मौत की जांच का आदेश दिया जाएगा। मौत की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। फिर मौत के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। कई दिन तक जांच टीम अपनी जांच करती रहेगी। बाद में कुछ निचले दर्जे के अधिकारियों पर गाज गिराकर जिम्मेदारी पूरी कर दी जाएगी। लेकिन तब भी हमें इस जानलेवा सिस्टम से आजादी नहीं मिलेगी। वैसे बारिश में दिल्ली के जो हालात नजर आ रहे हैं, ऐसे में यहां की सरकार को कुछ विशेष दिशा निर्देश वाले बोर्ड्स राजधानी की सड़कों पर लगा देने चाहिए, जैसे सड़कों पर संभल कर चले। बारिश में पेड़ जानलेवा है। दिल्ली की सड़कों पर आपकी सुरक्षा पेड़ भरोसे है। राजधानी में अपनी जान के आप खुद जिम्मेदार हैं। बारिश हो तो घरों में ही रहें, सड़कों पर मौत निकलती है। बारिश में पेड़ गिरने या गड्ढे में गिरने से मौत पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उधर विपक्षी पार्टियां हादसे के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। सवाल उठा रही हैं कि क्या इसीलिए दिल्ली वालों ने 4 इंजन सरकार को चुना था। हर बार दिल्ली में बरसात हुई है, लोगों की मौत हो रही है। हर बरसात में दिल्ली झील बन गई है, लोग नाव चला रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये फेलियर है भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में कोई भी काम किया होता तो आज दिल्ली की ये हालत ना होती। आम पार्टी का आप रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया, और जिसकी वजह से 10 साल का जो काम था उसको 4 साल 4 महीने में करना पॉसिबल नहीं है। आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में उनके सभी मंत्री विधायकगण दिन रात काम कर रहे हैं, और एमसीडी अपना काम कर रही है। आप यहाँ तो आई नहीं, सिर्फ पत्र लिखा
यहाँ पर आज आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों की जान पर आई है, लेकिन सरकार है कि एक गहरी नींद सो रही है। आप बातें तो कर रहे हैं, आप वादे तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। वैसे बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में हादसा बेहद आम बात हो गई है, क्योंकि हमने अपने शहरों को ऐसे डिजाइन किया है कि बारिश में पूरा सरकारी सिस्टम डूबने गिरने लगता है। इसलिए आज हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आजादी के 78 साल हुए, लेकिन सिस्टम के जानलेवा गड्ढों से भारतीयों को आजादी कब मिलेगी? सिस्टम के कमजोर जानलेवा पेड़ों से भारतीयों को आजादी कब मिलेगी? सिस्टम की जानलेवा धंसती सड़कों से हम सबको आजादी कब मिलेगी? लापरवाह सिस्टम में डूबती सड़कों से हमें कब आजादी मिलेगी? यही नहीं, बारिश के बाद जल जमाव और ट्रैफिक जाम से हमें आजादी कब नसीब होगी? आज दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सुबह बारिश हुई उन्हें ये सोचकर टेंशन होने लगी कि ऑफिस जाने के लिए भारी जाम से गुजरना होगा। कई लोग घंटों तक जाम में फंसकर काम पर पहुंचे। गुरुवार सुबह दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में हालात ही ऐसे थे कि लोग सिस्टम को पानी में फंस कर कोस रहे थे। कि यहाँ पर आप देखिए कि कितना पानी भरा हुआ है। 1.5 से 2 फीट पानी भरा हुआ है। घंटों लोग जो है आज दिल्ली के जो लोग हैं अपने कामकाज के लिए निकले थे, वो जाम में फंसे हुए। और राजधानी दिल्ली में जहाँ सरकार एक तरफ कहती है कि मानसून में लोगों को वाटर लॉगिंग से जूझना नहीं पड़ेगा। देखो हाथ में छाला पड़ गया, इससे ज्यादा क्या दिक्कत होगी? मैं निकला था अपने घर से 9:30 बजे पालम से, और अभी मैं यहाँ हूँ। देख लो क्या टाइम हो रहा है। इस बार तो ज्यादा ही कुछ है, इससे पहले तो इतना नहीं रहता था, पर इस बार कुछ ज्यादा है। ये जल भराव की तस्वीरें आपको धौलकुआ और सुब्रतो पार्क के बीच की नजर आएंगी। आम लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, देखिए ऑफिस का टाइम शुरू हो गया है, किसे ऑफिस पहुंचना है तो किसे जरूरी काम से पहुंचना है। कितना ज्यादा जो जल भराव है यहाँ पर हुआ है, जिस वजह से कई सारी गाड़ियां फंस रही हैं। उन्हें निकलने में कितनी चुनौतियां हो रही हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं, वो आपको नजर आएगा। और गाड़ियों के टायर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं जब वो यहाँ से गुजर रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं। क्या दिल्ली, क्या नोएडा और क्या गुरुग्राम, देश के सभी बड़े शहरों का बारिश में एक जैसा ही हाल है। कहीं जानलेवा पेड़ है, कहीं जानलेवा सड़कें हैं और कहीं सड़कों पर जानलेवा गड्ढे। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां बारिश के बाद विकास पाताल में जाता नजर आया। अलीगंज इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सोचिए अगर यहां भी कोई वाहन गुजर रहा होता तो उसका हश्र, उसका क्या हाल होता। साफ है कि हमारे शहर बारिश झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। मौसम और बारिश का प्रभाव कुछ इस कदर हावी हुआ कि अलीगंज क्षेत्र की ये सड़क पूरी तरह से जमींदोज। आप देखिए ये सड़क धंस गई है। देखिए ये पूरी की पूरी सड़क नीचे बैठ गई है और अब इसे ठीक कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई जगह लोगों ने अंडरग्राउंड केबल डाली हुई है, जो कि क्या किया, हल्का से कहीं डैमेज कर दी लाइट को। वो पानी जब बारिश हुआ तो उसने धीरे जगह बनाई दी, रास्ता बनाया अपना, और ज़्यादा पड़ा तो सारी मिट्टी काटती गई। जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हुआ है वहाँ इस तरह का डर बना रह रहा है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं, क्या ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता? दिल्ली में आप भगवान भरोसे ही सड़कों पर चल सकते हैं। सभी को शर्मिंदा होना चाहिए कि सिस्टम प्रायोजित हत्या है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। अब हम अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं और इस खबर के केंद्र में है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच छिड़ा सियासी घमासान। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में 2 घंटे 45 मिनट का संबोधन दिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाई, यूपी विजन डॉक्यूमेंट पेश किया और फिर गाय की बात करते हुए श्राप पर आ गए। उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। इस दौरान योगी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनमें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, कुएं के मेढक, गाय,
दूध श्राप ले डूबेगा। 2027 का सपना सिर्फ सपना रहेगा। विकास जैसे शब्द शामिल हैं। सदन को संबोधित करते हुए योगी के ये सारे शब्द विपक्ष के लिए थे, जिस पर अब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी युद्ध छिड़ गया है। कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में बात तो शेरो शायरी से शुरू हुई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गाय और श्राप का जिक्र करते हुए कहीं और ही निशाना साध दिया। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यूपी में गाय राजनीति के केंद्र में रहती है। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से गाय को याद करते हैं। तो अखिलेश यादव ने भी सीधे सीधे गाय पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार को आरोपों से लपेट दिया। मुख्यमंत्री जी पे जो हम पे पाप पड़ने की बात कर रहे थे, अगर किसी महिला को न्याय नहीं दिला पा रहे तो पाप उन पे पड़ेगा। अब सोचिए, इनकी सरकार का विजन तो ऐसा है कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर चढ़ जा रहा है। सोचिए आप, इनकी सरकार का विजन देखिए कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर चढ़ रहा है। सांड अस्पताल में जाकर के दवाइयों का रजिस्टर या मरीजों का जो रिकॉर्ड है वो खा जा रहा है। दरअसल विधानसभा में गाय का जिक्र यूं ही नहीं हुआ है। ये बात साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज सपने टूटने का भी जिक्र किया है। बीजेपी सत्ता में आकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है और समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। इसीलिए सबकी जुबान पर 2027 वाली सियासत वाले सपने हैं। ये श्राप तो आपको लगता है, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। ये 2027 की लड़ाई से डरे हुए हैं, तभी इनके मन से निकला 2047। अरे 2047 तब पहुंचोगे तब 2027 पार करोगे। 2027 में पीडीए और उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है, वो इनको 47 तक नहीं पहुंचने देगा। सत्ता से हटकर एक बार फिर गौ माता की तरफ चलिए। योगी आदित्यनाथ ने गाय और गौशालाओं को शुरू से अपनी प्राथमिकता कहा है। गाय और गोवंश के लिए नए नियम कानून से लेकर भारी भरकम बजट दिया है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीर बहुत ज्यादा बदली हुई नजर नहीं आ रही। आज भी यूपी की सड़कों पर हजारों गाय घूम रही हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुल मिलाकर गाय का नाम है, लेकिन सत्ता के लिए संग्राम है। अब गाय माता का किसे आशीर्वाद मिलेगा और किसे श्राप, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गाय उत्तर प्रदेश की राजनीति का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इस मुद्दे को हर कोई गर्म रखना चाहता है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव इस मुद्दे पर कई बार आमने सामने आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गौ संरक्षण उनकी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है, जबकि अखिलेश यादव ने कहा है कि गाय पर यूपी सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने हमें बेसहारा गाय दी, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए पूछा कि योगी सरकार में गाय और गौशालाओं की हालत खराब क्यों है। योगी ने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं में 12 लाख से ज्यादा गोवंश हैं, जबकि अखिलेश ने कहा कि गाय तो अब भी सड़क और गौशालाओं में मर रही है। योगी ने गौशालाओं की दशा सुधारने की बात करते हुए अच्छे इंतजाम का दावा किया, तो अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि इतने अच्छे इंतजाम हैं तो फिर आज भी हजारों गाय यूपी की सड़कों पर क्यों है। यूपी सरकार गौशालाओं में ऑल इज वेल की बात कह रही है, लेकिन क्या सच में प्रदेश की गौशालाओं की तस्वीर बदली है? शायद नहीं। अगर बदली होती तो पीलीभीत में गौशाला की हालत इतनी खराब नहीं होती। पीलीभीत के देवीपुरा गौशाला में कई गायों की मौत हो गई। गौशाला की हालत इतनी खराब है कि इन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। कहीं जमीन पर मरी गाय पड़ी है तो कहीं कीचड़ में गोवंश तड़प रहे हैं। कुछ लोगों को गौशाला में मृत गायों के बारे में पता चला तो हंगामा हुआ, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। गौशाला में बड़ी संख्या में गाय घायल भी मिली, जिनका अब उपचार किया जा रहा है, लेकिन गौशाला के अंदर की तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ गायों की हालत
कितनी खराब है। आ चुकी गाय का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। अब उस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। श्राप लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी वालों को क्यों श्राप लगेगा? श्राप लगेगा इन्हें, इलाज नहीं करा रहे, चारा होने नहीं दे रहे, उनकी मदद नहीं कर रहे, उनका इलाज नहीं करा रहे, जो उनको चारा खिला रहे उन्हें पैसा नहीं दे रहे, उनका चारा खा जा रहे ये लोग, तो श्राप लगेगा इनको। सरकार जो है गौ माता के लिए, उनके संरक्षण के लिए 50 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन जो है अनुदान दे रही है। क्या समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा किया क्या? दूध पी के तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी गाँव को छोड़ देते हैं। इसमें तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी किसी पार्टी की नहीं, आम आदमी देखिए जो दूध का इस्तेमाल जब तक होता है पशुओं में, उन पशुओं को लोग पालते हैं, खिलाते हैं, बांधते हैं, जैसे ही दूध खत्म होता है उसे सड़कों पर छोड़ते हैं। हमारी अगली खबर इंसान के साथी यानी हाथी से जुड़ी है। बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत मैं 2 तस्वीरों से करूंगी। पहली तस्वीर आज से 9 दिन पहले यानी 5 अगस्त की है, जब उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद तबाही आई थी। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की है। ये तस्वीर आज की है। किश्तवाड़ में भी बादल फटने के बाद तबाही मची है। इन 2 तस्वीरों में बादल फटने की घटना ही एक जैसी नहीं है, दोनों जगह से आई तबाही की तस्वीरें भी एक जैसी हैं। किश्तवाड़ से भी वैसी ही तस्वीर सामने आई है जैसी धराली से आई थी, जिसके बाद लोगों के जहन में धराली की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। किश्तवाड़ के चशोटी गांव में दोपहर 12:30 बजे बादल फटा, जिससे कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, 200 लोग जख्मी हैं और 68 लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तबाही की ये तस्वीर डराने वाली है, भयभीत करने वाली है, इसीलिए हम इसे आफत का अगस्त काल कह रहे हैं। पानी के शोर को सुनिए, जो शरीर में सिहरन पैदा करता है। इसका वेग देखिए, जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत बदला ले रही है, अपनी ताकत बता रही है, इंसान को उसकी हैसियत दिखा रही है। पहाड़ों पर कभी बादल फट रहे हैं तो कभी लैंडस्लाइड विनाश लीला ला रही है, जिससे त्राहिमाम मचा हुआ है। जम्मू के किश्तवाड़ में उत्तराखंड के धराली जैसी तबाही मची है। यहाँ भी बादल फटने के बाद आया पानी का वेग सब कुछ बहाता चला गया, जैसे धराली में बहा ले गया था। बादल किश्तवाड़ में मचैल मट्टा यात्रा के रास्ते में चिशोती गांव में फटा। इससे गांव में अचानक बाढ़ आ गई, जिसपे कई लोग बह गए। जिस समय क्लड बर्स्ट हुआ, बारिश नहीं हो रही थी। मेरी एक चश्मदीद से बात हुई, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हम आधा घंटा बाहर घूमे तो ज़्यादा बारिश में हम भीगेंगे नहीं, क्योंकि बारिश बहुत हल्की हो रही थी। हालांकि इसके पास के जो चिशोती या माता मचेल के जो पहाड़ हैं,
पहाड़ों के ऊपर से कहीं ये बादल फटा है, जिसका जो मलबा है वो चिशोती गांव को वहां पर बहुत कुछ बहाकर ले गया है। जब बादल फटा तब मचैल माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। मचैल माता देवी दुर्गा का मंदिर है, जिसे मचैल माता के नाम से जाना जाता है। ये धार्मिक स्थल जम्मू के किश्तवाड़ जिले के मचैल गांव में है। यात्रा के दौरान चिशौती गांव आखिरी पड़ाव है, जहां गाड़ियां रुकती हैं। इसके आगे पैदल या बाइक से जाना होता है। ये एक किस्म का लास्ट स्टॉप है जहां पर लोग बस से उतरते हैं और फिर या पैदल या फिर किसी और वाहन से मचैल माता की तरफ जाते हैं। तो जिस समय ये घटना घटी है उस समय जो है ज़्यादा यात्री जो है वो बसों में थे, बसों से उतर रहे थे। कुछ स्थानीय लोग भी चिशौती के उस गांव में थे, क्योंकि जब लोग वहां बसों से उतरते हैं तो खाने पीने का सामान, रहने का सामान, टोपी, छतरी, रेनकोट, ये सब बेचने के लिए वहां पर जो है आसपास के गाँव के लोग आते हैं, क्योंकि इस यात्रा से उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो जिस समय यह हादसा हुआ उस समय न केवल यात्री बल्कि जो स्थानीय लोग जो वहां पर व्यापार के मकसद से आए थे वो भी इसकी चपेट में आए हैं। हर साल हजारों लोग खासकर जम्मू क्षेत्र से भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। ये तीर्थ यात्रा अगस्त के महीने में ही होती है, जिस वजह से यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। बहुत बड़ा हादसा हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। किश्तवाड़ के अंदर वो बेस कैंप माता मचैल की जो यात्रा पे लोग जाते हैं सालों साल, कोशिश यही है कि वहाँ पे लोगों को पूरी हेल्पलाइंस दी जाए, फोन नंबर दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है और उनको जो भी मेडिकल की तरफ से जो भी फैसिलिटी मदद चाहिए उसके लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट को कह दिया गया है। वो भी बंदोबस्त उन्होंने किया है और कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से, छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बादल फटने के बाद यहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। दोनों तरफ फंसे लोग एक छोटे से पुल की मदद से किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। इस बीच मचैल माता मंदिर के भक्तों को सलाह दी गई है, खराब मौसम और मौजूदा आपात स्थिति को देखते हुए यात्रा करने से बचें। लोगों से मेरी यही अपील है कि आप पैनिक न हो और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अब अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। जो फर्दर हम इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जो पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और पुलिस को बता दीजिए, अगर कोई लापता मिसिंग वगैरह है तो बता दीजिए, ताकि हम आपके जो परिजन हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको आपके तक पहुंचा सकें। किश्तवाड़ के अलावा गांदरबल में भी बादल फटने की घटना सामने आई। बादल फटने के बाद गांदरबल के बरसाती नालों में इतना पानी आ गया कि इसने देखते ही देखते किसी नदी जैसा विकराल रूप धर लिया। इस तस्वीर को देखकर यहाँ की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए कैसे ये घर सैलाब के रास्ते में आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ बड़ी तबाही मच सकती है। सैलाब के चलते कई जगह सड़कें टूट गई, कई जगह तो सड़क पर इतना पानी भर गया कि कार सवार जहां थे वहीं फंस कर रह गए। देखते ही देखते पानी ने लोगों के घर, दुकानों पर भी कब्जा जमा लिया। ये कुदरत का क्रोध ही है जो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक के बाद एक बादल फटने की कई घटनाओं से लोग डरे हुए हैं। लोगों को हर पल इस बात का खौफ रहता है कि कहीं कोई बादल ना आ जाए और बर्बादी ना मचा दे। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का ये क्रोध अब लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रहा है। वैसे हालात उत्तराखंड के भी अलग नहीं है। यहाँ भी आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पहाड़ टूट रहे हैं, बादल बर्बादी ला रहे हैं। अगले पल आसमानी आफत कैसे विनाश मचाएगी,
हर पल इस बात का डर सता रहा है। अगस्त आधा बीत चुका है, लेकिन कुदरत का यह क्रोध है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्तरकाशी का दर्द अभी लोग भूले भी नहीं हैं। किश्तवाड़ से भी वैसी ही तस्वीर सामने आ गई। हिमाचल में भी आसमानी आफत ने कहर मचा रखा है। तस्वीर शिमला की है, जहां बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। ऊंचाई पर खड़े लोग चीखते नजर आ रहे हैं। ये मंजर दिल दहला देने वाला है। पूरा पुल ही तोड़ देगा यार, आ गया पानी का वो ये टैंकर जैसे। कोई नहीं, क्या चादर का कुछ है ये? पुल के ऊपर से पानी चढ़ गया है दोस्तों। पुल टेढ़ा तो हो गया शायद। बादल श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में फटा, जिससे सैलाब आया, जो अपने साथ कई पुल बहा ले गया। निचले इलाकों में मौजूद कई ढाबे और होटल भी इसकी जद में आ गए। वो कुछ तो गया, कहीं तो गया। शाहरुख खान भाई का ढाबा चला गया। शाहरुख खान भाई के ढाबे में पानी घुस गया अंदर। ओ माय गॉड। ओ यार, साजन का भी पीछे चला गया। ओ माय गॉड। ओ यार, ये तो सारा ही हो गया। गानवी घाटी में एक पुलिस चौकी भी बह गई। बस स्टैंड और आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ। कई गांवों से संपर्क टूट गया। चौकी के पीछे पानी घुस गया दोस्तों। ओ माय गॉड। इसका मतलब पुल भी गया फिर तो पीछे भाई, मेन पुल ही चला गया। ओ यहाँ देखो पत्थर कैसे आ रहे हैं भाई यार। अचानक से पानी बढ़ गया और पुल के ऊपर से चढ़ते हुए सारा पूरा क्रॉस कर गया इधर। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए कई घर खाली करवा दिए हैं। खौफजदा करने वाली इस तस्वीर में राहत की बात केवल इतनी है, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये वीडियो रूह कपाने वाला है। शिमला के नौटी खड्ड में भी आसमानी आफत का सितम देखने को मिल रहा है। यहाँ बादल फटने के बाद नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस तस्वीर को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस पानी के रास्ते में जो आया उसका क्या अंजाम होगा। शिमला के कोट खाई में तो कारों की समाधि बन गई। खलटू नाला में फ्लैश फ्लड आने से एक पेट्रोल पंप और वहां मौजूद कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गए। वीडियो में देख सकते हैं फ्लैश फ्लड के कारण 10 से 12 गाड़ियां मलबे में दफन हो गई। कई गाड़ियां तो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश का शिमला ही आसमानी कहर नहीं झेल रहा। बादलों का बदलापुर और भी इलाकों में तांडव मचा रहा है। लाहौल स्पीति में खौफ से भरने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। मयाड़ वैली में फ्लैश फ्लड को पहाड़ से नीचे उतरते देखा जा सकता है। सामने एक घर भी दिखाई दे रहा है जो इसके रास्ते में है। हालांकि ये इसके बगल से गुजर जाता है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। लाहौल स्पीति में लगातार हो रही बारिश से चंद्रभागा नदी उफान पर है। ये खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे पानी जोबरंग पुल के ऊपर बह रहा है। ये पुल जोबरंग पंचायत के 3 गांव जोबरंग, रापे और राशेल को जोड़ता है, लेकिन इस वक्त पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप है। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से होजो नाले में बाढ़ आ गई, जिसमें ओसिम प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण में लगे 5 कर्मचारी फंस गए। जैसे ही बादल फटा, चीख पुकार मच गई। सुनाई दे रहा, ऊपर आओ। पहाड़ी पर मौजूद लोगों ने आवाज लगाकर नीचे सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों को निकलने को कहा, लेकिन वो निकलते तब तक होजो नाले में बाढ़ आ गई। राज्य अलग है, शहर अलग है, लेकिन कुदरत के क्रोध की, उसके प्रतिशोध की, आसमानी आफत की तस्वीरें हर जगह एक जैसी हैं। हेलो, सुनाई दे रहा, ऊपर आओ। मंडी में भारी बारिश के बीच चलाल के पास बरसाती नाला पार कर रही बस मलबे में फंस गई, तो पहलगाम में बादल फटने के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुपवाड़ा, रामपुर, चंपावत। शिमला के रामपुर के नज़दीक पड़ते गांव गानवी में फ्लैश फ्लड आया बुधवार शाम को, और यहाँ पे किस तरीके का नुकसान हुआ है, हालांकि लॉस ऑफ लाइफ नहीं है। अब देखेंगे मंजर, तो ये घर जो है दरअसल खड्ड जो है, क्योंकि दूसरी तरफ थी, अभी इसका जो जहाँ से खड्ड बह रही है यहाँ खड्ड नहीं थी,
क्योंकि पिछले कल इतना ज़्यादा पानी आया, अब इसका जो फ्लो है वो इस तरफ डाइवर्ट हो गया है। तो ये घर जो हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब ये रहने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि खड्ड ने अपना रास्ता बदल लिया है। पिछले कल जो फ्लैश फ्लड इसमें आया था बादल फटने की वजह से, तो कितने ही घर हैं यहाँ गांव में जो रहने के लिए अनसेफ हो गए हैं। सामने ये घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, पुलिस चेक पोस्ट, पुलिस पोस्ट है, ये तमाम जो घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये तमाम अनसेफ हो गई हैं। दूसरी तरफ आपको मंजर दिखाएं, सामने बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल जो है चारों तरफ गारे से घिरी हुई है और घर के अंदर जो है पानी इसके अंदर घुसा हुआ है। दुकानें हैं सामने जो हैं उनमें सब में जो है पानी है। तमाम ये बिल्डिंग्स जो हैं अनसेफ हैं। बिल्कुल जहां हम साथ खड़े हैं उसके साथ वाला घर अगर आपको दिखाएं हम, ये देखिए आप, ये घर जो है पूरी तरह से तालाब में कन्वर्ट हो चुका है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने आप में भी कुछ परिवर्तन करने होंगे। हमें अपनी आदतें और अपनी विश्व दृष्टि में बदलाव लाना होगा। हमें अपनी धरती, नदियाँ, पहाड़ों, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ अपने संबंधों में भी परिवर्तन करना होगा। बाढ़ बारिश के कहर से हिंदुस्तान ही नहीं कई दूसरे मुल्क भी जूझ रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका प्रकृति के प्रतिशोध के आगे घुटने टेक चुका है। पानी ने यहां भी लोगों की जिंदगी मुसीबत में डाल रखी है। साउथ कोरिया, मेक्सिको, पैनामा, ये तमाम देश सैलाब के सामने सरेंडर कर चुके हैं। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बारिश बाढ़ की चपेट में है। मैदानों में नदियों का पानी खतरे के निशान को आंख दिखा रहा है। सड़कों, गलियों, घरों में कब्जा कर रहा है, तो पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं से लोग घबराए हुए हैं। लेकिन आफत का यह अगस्त काल भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के कई देश इस आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। आसमानी सितम के आगे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी सरेंडर कर चुका है। अमेरिका का टेनेसी शहर पानी से त्राहिमाम कर रहा है। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती है। कारों की जल समाधि बन चुकी है। पॉश इलाकों में पानी घुस चुका है। घरों में पानी का कब्जा होने के बाद यहाँ भी बोट से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग यहाँ भी पानी को चुनौती देते दिख रहे हैं। वो इस पानी के बीच से गुजरने की गुस्ताखी कर रहे हैं, जो कुछ पर भारी पड़ रही है। ये शख्स इस कार के शीशों को तोड़कर इसके अंदर फंसी एक महिला को निकालने की कोशिश कर रहा है। कार के शीशे पर कई वार करने के बाद ये इसे तोड़ने में कामयाब होता है। तब कहीं जाकर इसके अंदर फंसी महिला को सही सलामत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल होती है। साफ सुथरे टेनेसी शहर का कूड़ा सड़कों पर तैर रहा है। पार्सल सर्विस की वैन पानी में फंसी है। सड़कों पर इतना पानी भरा है, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही। इंतजार कर रही हैं कब पानी का स्तर कम हो और ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा का हाल भी अलहदा नहीं है। यहाँ भी सैलाब का सितम जारी है। ये हवाना शहर की तस्वीरें हैं। सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। बस के अंदर तक पानी भर गया है। बोट की मदद से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। हालात इतने खराब हैं, लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। मेक्सिको, पैनामा, हर जगह से कुदरत के क्रोध की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। वैसे आसमानी गुस्से का शिकार हमारा पड़ोसी भी हो रहा है। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। देखिए कैसे पहाड़ों से निकलकर आया मलबा इतनी तेजी से आगे बढ़ा, अपने साथ कई सड़कें और पुलों को बहा ले गया। पत्थर, मिट्टी, पानी के इस गठजोड़ ने पहाड़ों के बीच बहने वाली नदी को और खतरनाक बना दिया। बाल्टिस्तान देश से लेकर विदेश तक कुदरत के अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन जैसे कारण जिम्मेदार हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर दिए अपने संबोधन में इसका जिक्र किया है। तो इसी के साथ भारत की बात में आज बस इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।